हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, हम इसमें स्पीडी का प्रत्येक दिन 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो यह जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 550 नंबर जो क्वेश्चन है, 550 नंबर क्वेश्चन से लेकर 600 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। और ये जो होगा एमसीक्यू फॉर्म में होगा, जो स्पीडी के पीछे, करंट अफेयर के पीछे जो दिया हुआ है, साथ में हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जो बीपीएससी के लिए ज़रूरी है। और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक्स होगा, तथ्य है, उसको भी देखेंगे, ठीक ना। और इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करें कि अभी मेरा टारगेट 71वीं बीपीएससी है, 71वीं बीपीएससी है। हम उसको टारगेट करके जो है मुख्य रूप से ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि तीव्र गति से आप सभी का रिवीजन हो सके करंट अफेयर का। क्योंकि बीपीएससी पास करने के लिए करंट अफेयर कंफर्म, मतलब आप समझिए कि 30 क्वेश्चन आता है तो 25 सही ही करना होगा। इससे कम कर दे तो फिर रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि 151 नंबर प्रश्न से। तो इस वीडियो में हम 551 से 600 क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए देखते हैं 551 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है। तो ये चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है, तो ये केरल में। इसको याद रखेंगे, जो गुरुमयूर मंदिर है कहाँ है, केरल में है। और मंदिर से जब भी सवाल आता है, जब भी मंदिर को आप पढ़े, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो देखेंगे कि जो गुरुवयूर मंदिर केरला में है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो इसको भी याद रखेंगे, जो गुरुवयूर मंदिर केरला में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और इसको दक्षिण का द्वारिका भी कहा जाता है। तो जो गुरुवयूर मंदिर है उसको दक्षिण का द्वारका भी कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे कि दक्षिण का द्वारिका गुरुवयूर मंदिर को कहा जाता है। और यह एक प्राचीन कालीन मंदिर है। इसको भी याद रखेंगे कि यह एक प्राचीन कालीन मंदिर है। तो इसको याद रखेंगे, प्राचीन कालीन मंदिर है। चलिए देखते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है, केरला में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड में 16,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। इस तरीके का सवाल नहीं आएगा, इस तरीके का सवाल बिहार के बारे में आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया। तो अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण जो है प्रहलाद जोशी जी द्वारा किया गया है, प्रहलाद जोशी जी द्वारा किया गया है। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कौन किया, नरेंद्र मोदी जी। इसको याद रखेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री है। अगला जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में है। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे, नागालैंड में मनाया जाता है। और ये प्रत्येक साल जो है दिसंबर महीने मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, ये दिसंबर महीने में जो है प्रत्येक साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। और नागा जनजातियों के लिए पूजनीय पक्षी है जो हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल एक प्रकार का क्या है, हॉर्नबिल पक्षी है। और यह पक्षी नागा जो जनजाति जो नागालैंड उसके आसपास क्षेत्रों में रहते हैं उसके लिए पूजनीय पक्षी है। और नागालैंड के जनजाति के सारे कल्चर में, त्यौहार में इस पक्षी का प्रतिनिधित्व होता है। यही वजह है कि प्रत्येक साल इसको मनाया जाता है दिसंबर महीना में। और उस दौरान जो है व्यापक स्तर पर जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाता है, उस पक्षी के महत्व को दर्शाया जाता है। और यह त्योहारों का त्यौहार भी इसे बोला जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, यह त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है। तो आपने क्या सीखा है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड मनाया जाता है। यह प्रत्येक साल दिसंबर महीने मनाया जाता है। इसको त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। नागा जनजातियों के लिए जो है पक्षी हॉर्नबिल पूजनीय है, और उसी के द्वारा जो है हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। और यह नागालैंड के पर्यटन विभाग और भारत सरकार के कला व संस्कृति विभाग द्वारा जो है मनाया जाता है, इसमें इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो भारत ने जीता। इसको याद रखेंगे, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व की मेजबानी कौन करेगा। तो ये भारत करेगा। इसका मेजबानी भारत करेगा। ये आयोजन जो है सितंबर अक्टूबर महीने में होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो स्मृति मंधाना जी बनी है। भारतीय क्रिकेटर है। स्मृति मंधाना कौन है, भारतीय क्रिकेटर। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखेंगे कि एंगली इनका नाम है। तो एंगली को जो है डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है, तो एंगली नाम इनका है, एंगली नाम है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्षता कौन किया है? तो भारत। तो ये सवाल आने का काफ़ी संभावना होता है, रीवी क्वेश्चन हो जाता है। जब भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष बनता है तो बीपीएससी में देखेंगे, बीपीएससी की ट्रेंड रहा है कि एक सवाल आ जाता है कि भारत अभी किस आयोग की जो है अध्यक्षता स्वीकार किया है, फिर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, इस तरह का सवाल आता है। अब चूंकि यह जो बॉडी है यूएनओ की बॉडी है, नारकोटिक्स ड्रग आयोग जो है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि करता क्या है। तो यह यूएनओ का स्पेशल एजेंसी, इसको पहले याद रखेंगे कि जो यूएनओ है उसका स्पेशल एजेंसी हो गया, विशेष एजेंसी हो गया, इसको याद रखेंगे क्योंकि यूएनओ की 17 लगभग विशेष एजेंसियाँ हैं। और इसकी स्थापना जो किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स आयोग है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स आयोग जो है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना देखेंगे कि 1946 में किया गया, इसको याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1946 में किया गया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वियना में है, इसका हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, तो इसको भी याद रखेंगे, हेड क्वार्टर इसका कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में है। और ये काम क्या करता है? तो ये क्या करता है कि जो मादक पदार्थ है, जो मनोदैहिक पदार्थ है, उससे जो नीति निर्माण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मादक पदार्थ का नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए जो है ये संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी जो है काम करती है पूरी दुनिया में। और अभी क्या किया है कि भारत इसका अध्यक्ष बना है 68वें सत्र का, तो इसको भी याद रखेंगे, 68वें सत्र का भारत अध्यक्ष बना है। इसका हेड क्वार्टर वियना में है और स्थापना 1946 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर जी को चुना गया है। तो राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया है, इसको भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राहुल नार्वेकर जी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में किया है। सरदार पटेल जी का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया, इसको याद रखेंगे। और कौन किए हैं? तो अमित शाह जी किए हैं, जो भारतीय अभी गृह मंत्री है। तो अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री है, और इनके द्वारा जो है सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में, याद रखेंगे, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, आप एकदम याद रखना है इसको कि असम में। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। अब आप एक सवाल आता है कि वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कैसे होती है, किस के माध्यम से होती है? इसको याद रखें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखें कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसी के तहत इसका स्थापना होती है, इसको याद रखेंगे। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का 1972, उसके माध्यम से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है, ये अभ्यारण्य बनता है। और राज्य सरकार जो है अभ्यारण्य की घोषणा करती है, राज्य सरकार, और केंद्र सरकार कोई भी कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार नोटिफाई कर देती है कि अभ्यारण्य के रूप में, तो इसको भी याद रखेंगे। साथ में देखेंगे कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है उसका अपग्रेड करके हम उसको नेशनल पार्क भी बना सकते हैं। तो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको अपग्रेड करके हम क्या कर सकते हैं? नेशनल पार्क बना सकते हैं, बस इतना याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो भारत को देखें कि किस कारण से। प्रश्न है कि भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो भारत को इसका कारण क्या है कि श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए दिया गया। तो भारत को याद रखेंगे, भारत को श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाओं के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें क्या हुआ है कि 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुनेक जीते हैं। डी गुनेक जी जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं, और काफ़ी चर्चा में रहे, सबसे कम उम्र के भी चेस जीतने वाले खिलाड़ी है, चैंपियन जीतने वाले खिलाड़ी, सब उनको याद रखेंगे, डी गुनेक जी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 ब्रज टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया? तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी है, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, ये नहीं है, TASL नहीं है। तो रक्षा मंत्री जी द्वारा लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के साथ समझौता किया गया है ताकि K9 वज्र टी जो है तोपखाना का निर्माण किया जा सके, तो इसको याद रखेंगे। तोप है उसको निर्माण करने के लिए लार्सन एंड ट्रूबो के साथ जो है रक्षा मंत्री द्वारा एक समझौता किया गया। अब सवाल आपसे आ सकता है कि K9 वज्र टी क्या है? तो आप पहले याद रखेंगे K9 जो वज्र टी है भारतीय सेना का आधुनिक स्वचालित तोप है, तो इसको याद रखेंगे, यह क्या है? एक स्वचालित तोप है, इसको याद रखेंगे। वज्र जो K9 वज्र टी है क्या है? तोप है, हम याद रखेंगे इसको। दूसरा याद रखेंगे कि किसके साथ, मतलब इसका निर्माण कौन करेगा भारत में? तो देखेंगे कि भारत की कंपनी है लार्सन एंड ट्रूबो, और दक्षिण कोरिया की कंपनी है हनवा डिफेंस।
तो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, वो है, उसका नाम है हनवा डिफेंस, उसके द्वारा संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया जाएगा। तो लार्सन एंड ट्रूबो एंड दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा डिफेंस के द्वारा K9 वज्र टी तोप का निर्माण किया जाएगा। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो माधव गाडगिल जी को मिला है, इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। माधव गाडगिल जी को जो है UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 दिया गया। माधव गाडगिल, देखते हैं आपने एक नाम सुनते होंगे गाडगिल समिति, और एक नाम सुनते होंगे कस्तूरी रंजन समिति या फिर कस्तूरी रंगन समिति, ठीक ना। तो कस्तूरी रंगन समिति अगर देखेंगे आप, तो गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति, इस पे यूपीएससी प्रश्न पूछा था। यूपीएससी की पीटी में देखेंगे 2016 में सीधे आया था कि गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आप देखेंगे कि जो गाडगिल समिति है और कस्तूरी रंगन समिति है, पश्चिम घाट के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। तो इसको याद रखेंगे, ये दो समितियाँ हैं। आप गूगल पर सर्च करके इसके बारे में पढ़े अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अदरवाइज अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़े तो इतना काफ़ी है कि आपको पता होना चाहिए कि गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति जो है ये पश्चिम घाट के कंजर्वेशन के लिए बना हुआ कमेटी है। और ये बताया था कि वहाँ कितना प्रतिशत इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, कितना को मतलब कंजर्व करने के लिए क्षेत्र के रूप में घोषित कर देना चाहिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। अब UNEP जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो इसलिए माधव गाडगिल को दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये BVI क्वेश्चन है एक तरीका से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस राउफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है। ये प्रश्न नहीं आएगा कि नवंबर महीने में कौन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, दिसंबर महीने में कौन चुना गया है। हर महीने चुना जाता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये प्रश्न नहीं आना है। बस इतना याद रखें कि जो हारिस राउफ है वो बॉलर हैं पाकिस्तान के, बस। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा जी बने हैं। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी बने हैं। अब RBI देखेंगे, RBI जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक है, इसको याद रखेंगे, भारत का जो है केंद्रीय बैंक है RBI, इसको देखेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी के निर्माण के लिए ये मुख्य रूप से जिम्मेवार बॉडी है। लेकिन अब देखेंगे कि अभी MPC एक कमेटी बन गया है जिसमें भारत RBI के भी मेंबर होते हैं, उसमें 3 सदस्य होते हैं, भारत सरकार के द्वारा भी चुना हुआ 3 सदस्य होता है। तो MPC एक कमेटी बनाएगा। लेकिन RBI का मुख्य काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति होता है उसको संचालित करना भारत के अंदर में। RBI की स्थापना देख लेंगे, क्योंकि RBI के स्थापना सवाल आता है। तो ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और RBI के लिए एक अलग से एक्ट है, 1934 का एक्ट है, इसको भी याद रखेंगे। 1934 का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका पूर्ण रूप से निजी बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में चल के 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य है कि इसके जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे किसका हो गया? सरकार के हो गया। समझिए कि नहीं? तो ये राष्ट्रीयकरण था, तो आप इसको याद रखेंगे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 49 में किया गया। बस इसको याद रखें, भारत का सेंट्रल बैंक है। और इसके अलावा आप इसके बारे में डिटेल पढ़ लें, क्योंकि हर बार सवाल RBI से आते रहता है। अभी जो प्रश्न था कि इसके 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा जी बने, इसको याद रखें, संजय मल्होत्रा जी इसके 26वें गवर्नर बने। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी बने हैं, मोहसिन नकवी बने हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहसिन नकवी, इसको याद रखेंगे, मोहसिन नकवी। अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश जीत गया इस बार। बांग्लादेश जो है अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। कौन? बांग्लादेश, को भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेतुम्बो नदी नदैतवा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की बनी, इसको याद रखेंगे। नेतुम्बो नंदी नैतवा नामीबिया के महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के घर चोला को GI टैग प्राप्त हुआ है, ये किसके लिए दिया गया? तो पारंपरिक हस्तशिल्प है, ये हस्तशिल्प है, पारंपरिक हस्तशिल्प है, इसको याद रखेंगे। तो आप याद रखें कि गुजरात के घरचोला को जो है GI टैग प्राप्त हुआ है। आप केवल इतना याद रखें, गुजरात का जो घरचोला है उसको GI टैग प्राप्त हुआ है, पारंपरिक हस्तशिल्प है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये हस्तशिल्प होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप देखें कि GI टैग के भारत में, अब GI टैग पर भी सवाल आता है, UPSC बराबर GI टैग का सवाल पूछता है। तो GI टैग के बारे में देखेंगे कि WTO के जो ट्रिप्स समझौता है, पहले याद रखेंगे संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ट्रिप्स समझौता हुआ था। तो ट्रिप्स समझौता में जो 7 समझौता हुआ था उसी में एक समझौता था GI
टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में एक समझौता किया गया था, उसी के तहत जो है जीआई टैग भारत में भी दिया जाता है। अब जीआई टैग देखें कि भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1999 का, उसी के माध्यम से भारत में यह रेगुलेट होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ, जीआई जो रजिस्ट्रार ऑफ जो हमारा है रजिस्ट्रार है जीआई टैग का, वो चेन्नई के अंदर है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखेंगे। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोबा 3 एक मिशन है, उसको इसरो द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो यही सवाल पूछा गया है कि प्रोबा 3 किस एजेंसी, किस मतलब स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो आप ध्यान देंगे कि जो प्रोबा 3 है ये ईएसए का मिशन है। ईएसए है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का यह मिशन है, तो इसको याद रखेंगे। कभी कभी देखिए एक बार प्रश्न आ गया था कि जैक्सा किस देश की जो है स्पेस एजेंसी है? तो आप देखेंगे कि ये जापान का था। तो उसी प्रकार से एक बार इसका भी आ गया था, फ्रांस की एजेंसी का भी नाम पूछ लिया था बीपीएससी। तो ये सवाल आ सकता है आपसे कि जो ईएसए है ये किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो आप रखेंगे कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो पूरी यूरोपीय जो कंट्री यूरोपीय यूनियन है उसी का है ये, और उसी का कार्यक्रम है प्रोवा। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि प्रोवा कार्यक्रम किसका है? तो यूरोपीय यूनियन का है, या फिर यूँ कहूँ कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। प्रोवा क्या है? तो देखें कि एक स्वचालित उन्नत अंतरिक्ष मिशन है। प्रोवा जो है एक क्या है? अंतरिक्ष मिशन है। और इसका लक्ष्य क्या है? देखेंगे कि फॉर्मेशन फ्लाइंग और सौर कोरोना का अवलोकन करना है। तो सूर्य के अवलोकन करना इसका मुख्य रूप से काम है प्रोवा 3 का, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 8वां घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। आप याद रखेंगे राता पानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किसके राज्य में है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। बस इतना याद रखेंगे, राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य का है मध्य प्रदेश में, उसको 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो एक है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर NTCA नाम है इसका, कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब ये जो बॉडी है भारत के अंदर, जो भी टाइगर रिजर्व की हम स्थापना करते हैं तो इससे अनुमोदन लेना पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका नाम हो गया हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसकी स्थापना किस एक्ट के माध्यम से किया गया है? तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको याद रखेंगे हमेशा। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसी के तहत इसकी स्थापना किया गया, तो उसको याद रखेंगे कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य के 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है अन्नपूर्णा देवी द्वारा लॉन्च किया गया है, और बाल विवाह से मुक्त करना इनका लक्ष्य है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्नपूर्णा देवी क्या है? अभी तो राज्य शिक्षा मंत्री है, राज्य जो है केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो मंत्रालय होता है, देखेंगे कि आप 3 प्रकार से है, तो वह राज्य मंत्री है। बस इतना याद रखें, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है। अब देखेंगे यहाँ कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है, जो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत को बाल विवाह से मुक्त करना है, बाल विवाह से 30 तक मुक्त करना है, इसको भी याद रखेंगे। और बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? देखेंगे कि बाल विवाह जो है निषेध अधिनियम 2006 में आया था, इसको भी याद रखेंगे, इस सेक्ट को याद रखेंगे, इस सेक्ट से भी प्रश्न आ सकता है। तो याद रखेंगे कि बाल विवाह, भारत को बाल विवाह से मुक्त 2030 तक कर देना है, साथ में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है उसको सख्ती से लागू करना है, दोनों बात को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धन आवंटित किया गया? तो 3 वर्षों के लिए, याद रखेंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 वर्ष के लिए जो है धनराशि आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार कितने रुपए करोड़ की मंजूरी दी है? तो 2750 करोड़, इसको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अटल इनोवेशन मिशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, 2016 में सीधे पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में कि अटल इनोवेशन मिशन जो है कौन संचालित करता है? तो आप देखेंगे कि नीति आयोग द्वारा संचालित है, इसको याद रखेंगे क्योंकि बीपीएससी पूछ सकता है। तो यूपीएससी ने पूछा था कि अटल इनोवेशन मिशन को संचालित कौन करता है। अभी साल देखेंगे कि साल कितना है, 2750 है। तो आप देखेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन भारत में लाया क्यों गया था? सवाल पहला तो नवाचार उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, इसको याद रखेंगे, नवाचार उद्यमिता स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लाया था। और जो अटल इनोवेशन मिशन है 2016 से भारत में संचालित है, 2016 से भारत में संचालित है, और इसके संचालककर्ता कौन है? तो नीति आयोग है, इसको याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना
भी कब हुई थी? 2015 में 1 जनवरी को हुआ था। तो इसको भी याद रखेंगे, 2015 में हुआ था। यहाँ से सवाल यूपीएससी पूछा है, बीपीएससी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? 1435 करोड़। इसको याद रखेंगे, पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए 1435 करोड़ की मंजूरी दी है भारत सरकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप देखेंगे ऋषभ पंत बने हैं, और ऋषभ पंत उस अनुकूल बल्लेबाजी भी नहीं पर पाए या फिर उस पर नहीं खेल पाए, लेकिन उस सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे युवा कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी जी बने हैं, जो सबसे कम युवा मतलब सबसे कम आयु के हैं, और उनको वहाँ खरीदा गया है आईपीएल के अंदर ऑक्शन में। चलिए आगे देखते हैं, और ये बिहार के समस्तीपुर के, इसको भी याद रखेंगे, बिहार के समस्तीपुर के हैं, 35 बॉल में शतक भी जड़ने का रिकॉर्ड इनका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो देखेंगे IIT BHU द्वारा किया गया। तो जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप दोनों को याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप कौन संस्था बनाया है? तो IIT BHU द्वारा बनाया गया, IIT BHU के द्वारा ये बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन किसको यूनेस्को घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को। इसको भी याद रखेंगे। और यूनेस्को क्या है? यूएनओ की एक विशेष मतलब एजेंसी, इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दी है? तो 725 मिलियन डॉलर। इसको भी याद रखेंगे, 725 मिलियन डॉलर जो है यूक्रेन को दिया गया, और रशिया यूक्रेन में भी देख रहे हैं कि लगातार युद्ध चल रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड पुरस्कार से बिहार को जो है गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे जो 43वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, मतलब 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला जो हुआ, वो प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ। इसको भी याद रखेंगे, प्रगति मैदान दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजक जो उद्घाटन कौन किए थे? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे, पीयूष गोयल जी द्वारा जो है इस मेला का जो है उद्घाटन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। और फोकस राज्य पूछ लेता है कभी कभी, तो फोकस राज्य कौन था? झारखंड था। इस बार का फोकस राज्य झारखंड था, बस याद रखेंगे, इस बार का फोकस राज्य झारखंड था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा जी बने हैं। मसातो कांडा जी जो है इनके 11वें नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था, आप उसको देख लेंगे, याद हो जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। याद रखेंगे, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए अध्यक्ष प्रमुख कौन बने हैं? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। अब ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल है। देखेंगे ब्रह्मोस जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत और रूस के द्वारा विकसित है। इसको याद रखें, बैलिस्टिक मिसाइल भारत और रूस द्वारा विकसित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सर करेगा? चेन्नई करेगा। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सर करेगा? चेन्नई करेगा। इसको याद रखें, वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 का मेजबानी कौन किया है? चेन्नई किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 491 नंबर प्रश्न है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस FBI निदेशक के रूप में नामित किया? मतलब किसे FBI निदेशक बनाया गया है? तो काश पटेल को। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, FBI के निदेशक किसे बनाए हैं? काश पटेल को। इसको याद रखें, काश पटेल को। इस तरीके से सवाल कम ही आता है। चलिए आगे देखते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसे गोल्ड मेडल मिला है? PV सिंधु जी को मिला है। तो याद रखें, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है किसे? PV सिंधु को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो ये अर्जुन एरिगैसी इनका नाम है, और ये शतरंज में 2800 एलो रेटिंग प्राप्त करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? अर्जुन एरिगैसी। किससे जुड़े हुए हैं? तो शतरंज से। सीधा ही सवाल आ सकता है कि अर्जुन एरिगैसी किस खेल से जुड़े हुए? शतरंज से जुड़े हुए, और 2800 रेटिंग प्राप्त करने वाले शतरंज के क्षेत्र में दूसरे भारतीय बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो के लाइन। इसको याद रखेंगे, गेल एक भी कंपनी है भारत के अंदर, और गेल द्वारा जो है LNG जहाज के दीर्घकाल निर्माण के लिए जो है LNG जहाज के लिए अनुबंध किया है किसके? के लाइन के साथ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सवाल आ सकती है, BBA प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो दिवस है कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो एक सवाल आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपने सुना होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। तो UPSC इस पे सवाल 2017, 18, 19, 20 मतलब 3-4 बार पूछा है। तो देखते हैं कि केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। इसको याद रखेंगे, 1974 में किया गया था और एक वैधानिक निकाय है और इसके स्थापना जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम जो है 1974 के तहत किया गया था। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया था, न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। इसको याद रखेंगे, न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसको याद रखेंगे आप लोग। साथ में इसी प्रकार की एक बॉडी है, अब उसी एक्ट में ये बोला गया था कि प्रत्येक राज्य में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। तो बिहार में भी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसको भी याद रखेंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति है या उसको बोर्ड है और उसकी स्थापना भी जो हुआ है 1974 में हुआ था। बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना 1974 में किया गया था और इसकी भी स्थापना जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। और बिहार राज्य के पर्यावरण विभाग के अंतर्गत यह बॉडी काम करती है, इसको याद रखेंगे। बिहार राज्य के पर्यावरण विभाग के अंतर्गत यह बॉडी काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक नाम है इसका, टॉक्सिक फिल्म का नाम है और इसे जो क्या मिला है? पीकॉक पुरस्कार मिला है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो इसको याद रखेंगे, टॉक्सिक को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय थल सेना द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय थल सेना द्वारा जो है एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसको भी याद रखेंगे, थल सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया? काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया। तो पर्यटन मार्ट के जो है आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया। आप देखिए कि काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में बहुत चर्चित राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है और ये चर्चा इसलिए क्योंकि ये असम में पाया जाता है। पहला तो कि असम में है और दूसरा कि इसको जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी रखा गया है। तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1985 में इसको काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया। साथ में ये रामसर साइट है, टाइगर रिजर्व भी है, साथ में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और सबसे बड़ा बात है कि जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। ये तो पूरी दुनिया में एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहता है। इसको याद होना चाहिए, असम जिला में है। ये कहाँ है? असम में है और असम के गोलाघाट और नवगांव में अवस्थित है। नवगांव जिला है असम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में किया गया, लेह लद्दाख में किया गया। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है, इसको याद रखें। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल जो है कौन जीते हैं? तो इस बार देखें कि जो जीता गया है इनके द्वारा मैक्स वर्स्टैपन द्वारा जीता गया है। इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन द्वारा लॉस वेगास जो है टूर्नामेंट जीता गया है। तो इसको याद रखेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। फिर हम आप लोगों के समक्ष जो है 601 नंबर वीडियो से 601 नंबर क्वेश्चन से प्रस्तुत होंगे और आप लोग तैयारी करिए, बारंबार इसका रिवीजन करिए क्योंकि यह जो मेरा प्रयास है मुख्य रूप से मैं 71th बीपीएससी के लिए ही टारगेट करके इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का करंट अफेयर का तैयारी हो सके, क्योंकि बिना करंट अफेयर के आप पास नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने जब भी पास किया है इस एग्ज़ाम को करंट अफेयर लगभग जो है 90% प्लस ही सही किया है, तभी एग्ज़ाम निकलता है। तो करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करें। चलिए, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।